प्रॉब्लम्स ऑन रिफ्रैक्शन कंटिन्यूड। इस पे कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, तो हम लोगों को सुविधा होगी समझने में। तो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन कैसे करेंगे? जैसे बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है, तब कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? तो यार देखिए, हमने आपको ट्रिक बताया था पहले कि म्यू अगर बदल रहा है फंक्शन ऑफ y है, देन नॉर्मल इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। और ये थ्योरी में हम बता चुके हैं। अब म्यू ये फंक्शन ऑफ x और x के साथ बदल रहा है, तब उस प्लेन सरफेस पे जो नॉर्मल लेना है x एक्सिस होगा एंड पैरेलल टू x एक्सिस होगा। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है। जरा देखिए, इंपॉर्टेंट भी है और इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जरा देखिए, क्वेश्चन हम लिखा रहे हैं और उसको आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन है कि अ मैन ऑफ 2 मीटर, a man of height 2 meter, man of height 2 meter, a man of height 2 meter is standing on a horizontal road, is standing on a level road. Man of height 2 meter is standing on a level road where because of temperature variation, refractive index varies as temperature variation, the refractive index of air, refractive index को mu लिखते हैं, तो mu of air is varying as, mu of air is varying as, equation दिया हुआ है, mu equal to √1 plus ay, where y is the height from the horizontal road, height from the horizontal road। अब a का वैल्यू दिया हुआ है, a इक्वल टू 2.0 इंटू 10 टू द पावर -6 पर मीटर, a का वैल्यू इतना है। देन फाइंड द डिस्टेंस पॉइंट, मतलब कितना दूर तक आदमी खड़ा रहेगा ताकि वो दिखाई पड़े। डिस्टेंस पॉइंट दैट he can see on the road, he can see on the road, yeah, he can see on the road। जरा निकालिए इस क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए जो है म्यू बदलता चला जा रहा है y के साथ, हाइट के साथ म्यू बदलता चला है। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि गिवन है म्यू, तो म्यू दिया हुआ है कि √1 प्लस ay, मतलब y बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा। जैसे जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं और डेंसर होते जा रहा है मीडियम, तो डेंसर मीडियम की ओर मुड़ता है। इस तरह का डिफरेंट तरह का, इस तरह से आप समझ लीजिए जैसे कॉपी में आपका पेज रहता है, उसी तरह का ये डिफरेंट स्लैब की तरह समझ लीजिए रखा। और जैसे इधर जा रहे हैं क्या होता है, बढ़ते चला जा रहा है म्यू, यही नॉर्मल हो जाएगा इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। ये फंक्शन ऑफ y है तो नॉर्मल हो जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस या y एक्सिस। तो अब रे ऐसे नहीं जा करके इस तरह से नॉर्मल की तरफ मुड़ना शुरू हो, तो रे जो है मुड़ते चले जाएगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ से आप एंगल, ये नॉर्मल है,
तो एंगल जो है कि आप मान लिए ऐसे रखा तो जाना चाहिए था रे को इधर, बट ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ मुड़ती जाएगी, तो इस तरह का कुछ हो जाएगा रे डायग्राम, बार बार नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। यहाँ पे पहुंचा तो रे जाना चाहिए था इधर, मुड़ गया नॉर्मल की तरफ, तो बार बार मुड़ते चला जाएगा रे। तो वही पूछ रहा है कि जब x कितना था, मैन का हाइट y दिया हुआ है, 2 मीटर ऊंचाई है, 2 मीटर ऊंचाई मान लीजिए कहीं यहाँ पे होगा, ये y का वैल्यू 2 मीटर दे दिया, तो x उसमें इतना होना चाहिए, यही x निकालना है आपको, x का वैल्यू निकालना है। जब x 2 मीटर होगा तो x कितना होगा, यही कैलकुलेट करना है। कहने का मतलब ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कैलकुलेट करना है, रे का पाथ ऐसे मुड़ते हुए जाए, है कि नहीं। तो फाइन कितना ज्यादा से ज्यादा दूर कब जाएगा, जब ये एंगल ज्यादा से ज्यादा रखिएगा, आई का वैल्यू ज्यादा रखिएगा तो आर भी ज्यादा हो, और तब जो है ये मुड़ करके ज्यादा दूर जाए। अगर आई कम कर दिया तब तो ऐसे ही निकल जाएगा, आई 0 कर देंगे तो ऐसे ही चला जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा, तब उसके आई ज्यादा रखेंगे तो एक्स ज्यादा हो। तो जितना ज्यादा से ज्यादा दूर है, डिस्टेंट पॉइंट पूछ रहा है, मतलब सबसे ज्यादा दूर पूछ रहा है, तो आई मस्ट बी ग्रेटर देन, आई मस्ट बी लार्जर। तो फॉर एस एक्स मैक्स के लिए, एक्स इक्वल टू एक्स मैक्स, ज्यादा से ज्यादा दूरी करने के लिए आई इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू डालना पड़ेगा 90 डिग्री। तो चलिए इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे हम लोग, फिर 90 डिग्री रखना पड़ेगा। तो ये वाई एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस बना दिया, यही नॉर्मल होगा इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, इसको ऑरिजिन मान लेते हैं, ये 0 0 हो गया, और आई जो है हम लोग 90 डिग्री रखेंगे इससे दूर, तो इधर दिखा देते हैं, ये आई नॉट हो गया ऑरिजिन पे, ये बराबर 90 डिग्री, थोड़ा सा 90 से कम के रखिए, देखिए इस तरह का फोटो बनाइए, ऐसे जाएगा। और किसी जनरल पॉइंट एक्स दूरी पे हम लोग कंसीडर करें, एक्स दूरी पे जब होगा ये, तो यहाँ पे जो इंसिडेंट होगा नॉर्मल हो गया ऐसा, और ये टेंजेंट की तरफ रे जाएगी ऐसे, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ एंगल लेते हैं, ये वाला एंगल हो जाएगा। इस पॉइंट पी पे इस एंगल का नाम दे दिया आईपी, आईपी। अब इस रे को पीछे, एक कर्व पे टेंजेंट भी हुआ, इस रे को पीछे बढ़ा देते हैं, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। अब आप कैलकुलस में पढ़े थे, कर्व पे टेंजेंट है ये, और टेंजेंट एक्स एक्सिस से बना रहा है थीटा एंगल, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा, स्लोप बोलते हैं उसको। इसी कर्व पे टेंजेंट जब आप खींचते हैं, पी पॉइंट पे टेंजेंट है ये वाला लाइन, वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है टेंजेंट थीटा, उसको बोलते हैं टेन थीटा को स्लोप ऑफ द कर्व। यही कर्व है y इज ए फंक्शन ऑफ x, इस तरह से मुड़ेगा लाइट रे। तो जो कर्व फॉर्म होगा लाइट रे का, कुछ इक्वेशन होगा y और x के टर्म में, जो कर्व फॉर्म बनेगा उसका कुछ इक्वेशन होगा y x के टर्म में। तो स्लोप हो जाएगा इस p पॉइंट पे, एट पॉइंट p dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा। साथ में ये भी देख रहे हैं इस ट्रायंगल में कि आई और थीटा जोड़ देंगे तो 90 होना चाहिए, क्योंकि तीनों एंगल 180 डिग्री होता है। तो आईपी प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल जो बन रहा है इस ट्रायंगल में देखिए, इस वाले एंगल का नाम दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट पी, आईपी, और उस टेंजेंट को पीछे खींचे हैं तो ये थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस, आईपी प्लस थीटा प्लस ये 90 डिग्री है, तीनों का जोड़ 180 होता है। तो इस तरह से आपको थीटा इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस आईपी, थीटा इक्वल टू 90 माइनस आईपी बन गया। क्वेश्चन नोट कर लिया है तो इसको मिटा रहे हैं हम क्वेश्चन को, और डाटा इसमें से है, ए का वैल्यू हमको जरूरत पड़ेगा इधर लिख लेते हैं, 2.0 10 पावर माइनस 6 मीटर पर मीटर दिया हुआ है, और हाइट दिया हुआ है, y का वैल्यू, h का वैल्यू 2 मीटर दिया हुआ है, x निकालना है मेरे को, म्यू तो लिख ही लिया है यहाँ। क्वेश्चन को लोग मिटा रहे हैं, इससे ज्यादा का जरूरत नहीं। तो अब इसको जो है हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला काम यही करते हैं कि एक इनिशियल पॉइंट लेते हैं, एक जनरल पॉइंट लेते हैं।
जनरल पॉइंट पे टेंजेंट खींचे, ये नॉर्मल खींचे y एक्सिस के पैरेलल, दिस इज द नॉर्मल पैरेलल टू y एक्सिस एट पॉइंट P, उस पे टेंजेंट खींचे, ये इंसिडेंट रे हो गया इस पॉइंट पे, और वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया P पॉइंट पे। अब IP प्लस थीटा प्लस 90 180 डिग्री होगा, तो थीटा हो गया 90 माइनस IP, तो tan दोनों तरफ ले लें तो tan थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस IP, ये बराबर हो जाता है cot IP, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। अब हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं O पे और P पे, तो अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो पैरेलल पैरेलल स्लैब था तो आपको हम दिखाए थे, यहाँ का I साइन I मतलब म्यू 1 साइन I1 इक्वल टू यहाँ का म्यू 2 साइन I बराबर होता है। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, ये एयर है इधर, तो म्यू हो जाएगा 1 साइन I0, या ओरिजिन के पास जो म्यू है उसको म्यू नॉट बोल देते हैं, और P पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाया एट O एंड P पे। तो हम लोग जानते थे म्यू 1 साइन I पैरेलल स्लैब में दिखाए थे, म्यू 1 साइन I1 इक्वल टू म्यू 2 साइन R1 इक्वल टू म्यू 2 साइन म्यू 3 साइन R2, इस तरह से हम लोग करते चले जा रहे थे। तो बताए थे यहाँ का म्यू साइन I बराबर कांस्टेंट होता है, तो यहाँ का म्यू साइन I बराबर यहाँ का म्यू साइन I, तो P पॉइंट का म्यू को म्यू P बोल देते हैं और इनटू साइन IP बोल देते हैं। अब ये एयर है तो म्यू 1 हो गया, साइन I 90 डिग्री रखे हैं ताकि मैक्सिमम वैल्यू हो उसका, तो ये ज्यादा से ज्यादा दूर दिखेगा। म्यू यहाँ का बदल रहा था, उसको म्यू बोल देते हैं जनरल, x दूरी पे y हाइट पे म्यू का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को इक्वेशन ये वाला, वही म्यू यहाँ पे डालना है। साइन IP यहाँ से निकालना हो तो साइन IP इसी से निकालेंगे हम लोग, साइन IP का वैल्यू से कॉट IP निकालेंगे। एक इक्वेशन ये बना हुआ है, tan थीटा को हम लोग dy बाई dx बोलते हैं, तो ये 1 हो गया, साइन IP निकल जाएगा इस तरीके से 1 बाई म्यू। अब ऐसे ट्रायंगल बना के कॉट निकाल लीजिए, ये IP लिख दिए, ये हो गया 1, ये हो गया म्यू, ये रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1, कॉट IP यहाँ से निकाल लीजिए, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाई 1। अब ये इक्वेशन 2 हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से dy बाई dx इक्वल टू रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब पुट कर दीजिए म्यू का वैल्यू, म्यू दिया हुआ था अंडर रूट 1 प्लस AY, इसको पुट करके y और x में रिश्ता निकालेंगे। जब इसको पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग म्यू का वैल्यू ये वाला, तो dy बाई dx आ जाएगा अंडर रूट म्यू का स्क्वायर 1 प्लस AY हो जाएगा, रूट हट गया माइनस 1, 1 कट जाएगा, रूट A इंटू रूट Y बचा। अब dy के नीचे रूट Y ले आते हैं और dx को उधर ले जाते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये y टू द पावर माइनस हाफ dy इक्वल टू रूट A बाहर dx। अब आपको देखिए x 0 था तो y 0 था, यहाँ पे x 0 था तो y 0 था। अब x आपको निकालना, मैक्सिमम कितना दूर तक दिखेगा जब h 2 मीटर हो जाए, h यहाँ पे डाल देते हैं 2 मीटर, तो x मैक्सिमम कितना आएगा, यही आंसर आ जाएगा, x मैक्स यही वाला आंसर आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दिए, a का वैल्यू डाल दीजिए, x मैक्स निकल जाएगा, यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो जरा इंटीग्रेट करके निकालिए कितना वैल्यू आता है। तो जब म्यू बढ़ते चला जाएगा ऊपर तो रे ऐसे मुड़ते चला जाएगा, तो 2 मीटर तक हाइट है, वहां तक जाना चाहिए रे, तो कितना मैक्सिमम एक्स हो सकता है, तो आई पे डिपेंड करेगा। आई 90 डिग्री कर देंगे तो ये ज्यादा दूर जाए, तो आई 90 पे मैक्सिमम एक्स मिलेगा, तो आई इसलिए 90 कर दिए। और इक्वेशन दो तरीके से बनाते हैं, एक स्नेल्स लॉ से यहाँ लगाए, स्नेल्स लॉ में क्या किए, म्यू साइन आई यहाँ का, म्यू साइन आई यहाँ का, दोनों बराबर करते हैं, क्योंकि म्यू साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर लिखते थे, तो हम बताए थे पैरेलल स्लैब में आर जो अल्टरनेट एंगल होने के चलते इस पॉइंट का बराबर हो जाएगा, तो म्यू साइन आई बराबर कांस्टेंट लगाते हैं, तो म्यू नॉट साइन आई नॉट इक्वल टू म्यू पी साइन आई पी लगा दिए यहाँ,
एक इक्वेशन ये बन जाएगा। और दूसरा यहाँ पे tan थीटा जो है उसको dy बाय dx लिख देते हैं। टेंजेंट जो P पॉइंट पे खींचे वो x एक्सिस से मान लेते हैं थीटा एंगल बनाता है, तो tan थीटा को dy बाय dx निकाल देते हैं, तो I और थीटा मिलके 90 हो जाता है। इस तरह से tan थीटा I के टर्म में आ जाएगा, ऐसे आ गया cot IP। स्नेल्स लॉ से IP निकाल लिए, sin IP से cot निकाल लिए, इसमें डाल देते हैं, तो y और x में रिश्ता मिल जाता है। और म्यू का वैल्यू डाल के इंटीग्रेट करेंगे तो इस तरह से x दिया हुआ है तो y, या y दिया है तो x निकल जाए। इसको नोट कर लीजिए। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया तो हमसे पूछ लीजिए क्या हुआ है नहीं हुआ है। पिछला जो क्लास पढ़ा चुके हैं हम उसके बेसिस पे हम बता रहे हैं। थ्योरी में बताए थे ये वाला लॉ कि डिफरेंट डिफरेंट पैरेलल स्लैब है तो कैसे ये इक्वेशन लिखाता है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बता देंगे एक बार। वो थ्योरी में बताए थे और बोले थे इसका यूज करेंगे, तो ऑलरेडी उसमें टाइम दे चुके हैं। सेकेंड लेक्चर में आपको बताया था मैंने। फोर्थ लेक्चर चल रहा है, रिफ्रैक्शन का फोर्थ लेक्चर चल रहा है। बता दें इसको, यस या नो लिख के भेजो। यस, तो अब सॉल्व कर लो उस वैल्यू को, अब उसको सॉल्व कर लो। तो अब ऊपर से ये सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा y टू दी पावर माइनस हाफ में हाफ जोड़ एक जोड़ देंगे तो हाफ बाय हाफ इंटीग्रेट हो गया। अब जब y 2 मीटर था तो x कितना होगा, तो रूट ए, ये x मैक्स हो जाएगा माइनस 0, इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट डाल दिए x मैक्स माइनस 0, ये 2 ऊपर चला गया और ये y का स्क्वायर है, ये y का जगह पे 2 डाल देंगे तो रूट 2 हो जाएगा। हाफ मतलब रूट, माइनस रूट 0 बराबर रूट ए का वैल्यू डाल सकते हैं 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू एक्स मैक्स। तो ये बन गया इस साइड में आपका 2 रूट 2, उधर से रूट 2 डिवाइड हो गया और 10 टू दी पावर माइनस 3 डिवाइड हो गया, एक्स मैक्स निकल गया। रूट टू कट जाएगा, 2 इंटू 1000 ऊपर चला गया, इतना मीटर मतलब 2 किलोमीटर हो गया। तो 2 किलोमीटर दूरी तक आदमी खड़ा रहेगा तो वो दिखाई पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। तो y डायरेक्शन में क्या हो रहा था, इसमें म्यू बढ़ते चला जा रहा था, y बढ़ा रहे थे म्यू बढ़ रहा था, तो कर्व हो गया इस तरह का, ऊपर की तरफ खुला हुआ कनकेव अप टाइप का कर्व। तो दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन इसी तरह कर लेते हैं तो थोड़ा और लंबा होगा। जरा देखिए एक बार फिर से हम जो आपको बता देते हैं कैसे स्नेल्स लॉ लिखे थे। समझ में आ रहा है जी? स्नेल्स लॉ जो वहां पे लिखे थे वो समझ में आया था सबको? यस या नो लिखना थोड़ा। जो इस क्वेश्चन में स्नेल्स लॉ लिखे थे ओ पे और पी पे लगा दिए थे। बत्सल को समझ में आ गया था, बाकी लोगों को? सुजात हुसैन को भी समझ में आया था, और लोगों को? यस, पीयूष को भी समझ में आया था, कौशिक अली को भी समझ में आया था, और लोगों को? प्रणय प्रभात को, शिवांगी को भी समझ में आया था, तनुश्री को भी समझ में आया। फिर भी जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे देख लो 1 मिनट में, जैसे ये स्लैब है इतना इतना मोटा और रख दिया है ऐसे, अब म्यू बढ़ते जा रहा है, जैसे लिक्विड रखे थे ना बहुत सारा, म्यू बढ़ते चला जा रहा है। मान यहाँ से लाइट रे एंट्री दे रहा है, इंसिडेंट रे है कि नहीं, इसको म्यू1 बोले या I1 बोल देते हैं। अब रे ऐसे जाना चाहिए, म्यू बढ़ गया तो रे ऐसे मुड़ जाएगा, यहाँ गया। अब उसके बाद ऐसे जाना चाहिए, फिर रे ऐसे मुड़ जाएगा, म्यू बढ़ गया तो ऐसे जा रहा है। तो हमने क्या किया था, स्नेल्स लॉ तो यहाँ और ये वाला एंगल के बीच में लगाते हैं, लेकिन हम बोले यहाँ और यहाँ लगाओ। एक्चुअली क्या होता है, इसको R1 बोले तो ये भी R1 हो जाता है। समझ में आई बात? ये I1 लिखे और ये R या इसी को R1 लिखे तो वो वही वाला भी वो भी हो जाता है R1। यहाँ पे ये म्यू लिख रहे हैं, इधर म्यू1 लिख रहे हैं, ये R2 लिखेंगे तो यहाँ भी ये R2 हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल सेम हो जाता है। ये म्यू2 लिखे सपोज और इसको आई रहने देते हैं, तो क्या यहाँ पे लॉ लिखेंगे, म्यू साइन आई
इक्वल टू ये वाला एंगल आप लिखते हैं, तो μ1 sin r1 लिखिएगा। अब फिर यहाँ पे लिखना शुरू कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, μ1 sin r1 ही लिखिएगा यहाँ भी। तो यहाँ जो लिखते हैं आप रिफ्लेक्शन वाला ये फॉर्मूला, ये इसके लिए इंसिडेंट वाला बन जाता है। जैसे लगता है कि यहाँ का म्यू साइन आई लिखे और यहाँ का म्यू साइन आई लिखे, तो यहाँ का आई की जगह पे r1 लिखा हुआ है, तो म्यू साइन r1 या म्यू μ1 है। फिर ये इक्वल टू हो जाएगा ये वाला μ2 sin r2, तो ये यहाँ भी लिखना चाहिएगा, तो ये μ2 sin r2 ही होगा। ये वाला पॉइंट का चीज, ये वाला पॉइंट का चीज बराबर हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिखे म्यू साइन आई, यहाँ लिखे म्यू साइन आई, यहाँ लिखे म्यू साइन आई, तो यहाँ वाला आई जो है वो I1 R1 के बराबर हो जाता है। तो μ1 sin I1 नहीं लिख करके यहाँ μ1 sin R1 ही आ जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं कि यहाँ पे म्यू साइन आई लिखे, यहाँ म्यू साइन आई लिखे, यहाँ म्यू साइन लिखे, सब बराबर होगा, ऐसा होता है। यही इतना दूर दूर पे बदल रहा था, तो यहाँ तक सीधे गया, एकदम नजदीक नजदीक में बढ़ते जाएगा तो ये मुड़ते चला जाएगा। इसीलिए ये अभी जो हम लोग बनाए थे वो कैसा कर्व हुआ था, अब समझ गया तुम कि कैसे लिखे। यहाँ का म्यू साइन आई, यहाँ का म्यू साइन आई, यहाँ का म्यू साइन आई लिखे, ये I2 बन जाता है R2 के बराबर। इसलिए म्यू साइन आई नहीं लिख करके इसको म्यू साइन R2 लिख देते हैं। तो यहाँ का म्यू साइन आई, ये R2 R1 को आप लोग लिख सकते हैं ना μ1 sin I1, और यहाँ R2 को लिख सकते हैं μ2 sin I2। ऐसा लगता है हर जगह म्यू साइन आई वाला टर्म ही लिखा गया, म्यू साइन आई, म्यू साइन I1, म्यू साइन I2, ये सब बराबर हो जाता है, क्योंकि R1 और I1 बराबर है, R2 I2 बराबर है, इसीलिए ऐसा लिखते हैं। ये बात समझा। दूसरा और क्या किए थे उस प्रॉब्लम में, समझना जरूरी है, क्वेश्चन अपने से आ जाएगा तो बनाना चाहिए तुमको। तो जब इस तरह का कर्व ऐसे मुड़ रहा है बार बार, कंटिन्यूसली चेंज करेगा। अभी इतना चौड़ा चौड़ा स्लैब था तो स्ट्रेट लाइन गया था, फिर मुड़ा था, फिर मुड़ा था, ऐसे मुड़ा था, बराबर चेंज करेगा, लगातार चेंज करेगा तो तुरंत तुरंत मुड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ये नॉर्मल है जैसे, तो नॉर्मल पे ऐसे इंसिडेंट रे इन कर रही है, स्टार्ट करते हैं तो ये पॉइंट का नाम O दिया, म्यू O लिखे और एंगल ऑफ इंसिडेंस को I लिखे यहाँ पे, और एक जनरल पॉइंट P पे हम लोग, ये नॉर्मल हुआ, नॉर्मल पे ये इंसिडेंट रे पे टेंजेंट हुआ, तो ये एंगल जो होगा IP लिखेंगे, और यहाँ का म्यू जो है म्यू P लिखेंगे, इस पॉइंट का म्यू जो कुछ हाइट पे है, x दूरी पे है और y हाइट पे, तो म्यू इन टर्म्स ऑफ y लिखा गया। y के साथ बदल रहा है तो y के टर्म में कुछ म्यू का वैल्यू होगा y हाइट पे, वो वाला म्यू। तो टेंजेंट खींच देते हैं, और इस टेंजेंट ये x एक्सिस है, x एक्सिस से जितना एंगल बनाता है उसको थीटा मानते हैं। तो किसी कर्व पे टेंजेंट है, y और x में कोई कर्व खींचा हुआ है इस तरह का, इस पे टेंजेंट खींचते हैं जहाँ पे ये जितना एंगल बनाता है इसको स्लोप बोलते हैं, tan थीटा। और कैलकुलस में इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में tan थीटा बोलते हैं स्लोप यहाँ का, और कैलकुलस में dy/dx बोलते हैं। तो उसी tan थीटा को हम लोग dy/dx लिख देते हैं, इसलिए हम लोग पिछले क्वेश्चन में dy/dx लिखे थे। अब इसमें इस ट्रायंगल में हम देखते हैं तीनों का सम जो है 180 डिग्री होगा, तो उससे IP निकल जाता है, तो थीटा प्लस IP इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि तीनों का सम 180 होगा, अकेले 90 है, दोनों मिला के 90 होना चाहिए। इस तरह से थीटा निकल जाता है 90 माइनस I, और tan इधर भी ले लिए उधर भी ले लिए, तो tan 90 माइनस IP को बोल देता है cot IP, इसलिए वहां पे cot IP लिख देती। ये काम हर क्वेश्चन में होगा, जब भी y के साथ बदलता रहेगा तो हर क्वेश्चन में ये सब स्टेप कॉमन होंगे, ये फोटो भी कॉमन होगा। अब ये x आपको ज्यादा से ज्यादा लेना है तो I0 को 90 करना पड़ेगा, I0 कम कर दीजिए नॉर्मल से, सॉरी ये नॉर्मल से एंगल होता है I0, ये वाला होता है, तो I0 ये वाला एंगल होता है नॉर्मल से। नॉर्मल ये है y एक्सिस के पैरेलल, नॉर्मल ये है y एक्सिस के पैरेलल होगा, y एक्सिस होगा या y एक्सिस के पैरेलल। तो I0 ज्यादा कीजिएगा तब ये जो है ज्यादा दूर तक जाएगा इधर से, और सीधे कर दिया 0 कर दिया तो सीधे निकल जाएगा, x 0 हो जाएगा। तो इसलिए I0 को 90 करेंगे, I0 बढ़ाइएगा x बढ़ता जाएगा, I0 बढ़ाइएगा x बढ़ता चला जाएगा, y भी बढ़ता चला जाएगा, हाइट भी बढ़ता चला जाएगा, म्यू बढ़ रहा है y के साथ, म्यू बढ़ रहा है y के साथ, तब ऐसा कहानी होगा। तो इसलिए I0 90 हम लोग करेंगे। अब देखिए एक इक्वेशन ये बन जाता है, tan थीटा को dy/dx कहते थे, तो इन दोनों को मिलाने से हम लोग को एक इक्वेशन हमेशा ही हर क्वेश्चन में मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन हो y के साथ म्यू बदल रहा है
यहाँ तक स्टेप सेम आएगा, कॉट आईपी, ये क्वेश्चन बन जाएगा। यही एक आपका बन गया। ये बात हर एक क्वेश्चन में रिपीट होगा। जब भी म्यू वाई के साथ कोई इक्वेशन दिया रहेगा तो ये काम इतना दूर तक आप करके रेडी रहेंगे। अब दूसरा काम क्या करना होता है, वही स्नेल्स लॉ लगाते हैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, अभी बताए थे। तो स्नेल्स लॉ यहाँ क्या होगा, म्यू नॉट साइन आई, उसको बहुत ऐसे बहुत सारे पैरेलल स्लैब की तरफ मान लिए हम, बार बार बदल रहा है म्यू, तो म्यू नॉट साइन आई नॉट इक्वल टू यहाँ का म्यू साइन आई, वाई दूरी वाला म्यू साइन वहां का आई, ऐसे लिख देते हैं। अब म्यू का इक्वेशन हम लोग को दिया रहता है, म्यू इज ए फंक्शन ऑफ वाई, तो वो चीज यहाँ पे डाल देते हैं, आई नॉट का वैल्यू 90 रख देते हैं। अब ये इक्वेशन बी बन जाता है। इससे इस इक्वेशन से साइन आईपी निकाल लेते हैं, कुछ निकल जाएगा आईपी। अब साइन आईपी निकल गया तो ट्रायंगल बना करके कॉट आईपी निकाल लेते हैं, कॉट आईपी ट्रायंगल से निकाल लेते हैं, तो ये इक्वेशन बी बन जाता है। अब ये इक्वेशन के जगह पे कॉट आईपी डाल देते हैं, अब म्यू का जो वैल्यू दिया हुआ था वो वैल्यू भी डाल दिए, तो इस तरह से हम लोग का काम शुरू हो जाता है। एक इक्वेशन बन जाता है वाई और एक्स में, इंटीग्रेट कर देते हैं, एक्स दिया रहता है वाई निकल जाता है। यही प्रोसेस रिपीटेड होगा। जब ये केस कब बोले, जब म्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई होगा। जब म्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई होगा, ये फोटो बनेगा, ये इक्वेशन लिखाएगा, ये इक्वेशन बनेगा, ये बनेगा, फिर ये भी इक्वेशन लिखाएगा। अब जो भी म्यू का वैल्यू अगर एयर है तो 1, आई नॉट मैक्सिमम है तो 90, तो ये 1 हो जाएगा, तो साइन आईपी 1 बाय म्यू आ जाएगा, तो कॉट आईपी निकल जाएगा, कॉट आईपी इसमें डाल दीजिए, और म्यू का जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लास्ट में डाल के इंटीग्रेट कर देते। तो जब भी म्यू वाई के साथ बदलेगा तो ये प्रोसेस रिपीटेड होगा, हमेशा ऐसे ही स्टार्ट करना है। समझ में आया जो अभी बताए, यस और नो? तो उस क्वेश्चन में जो काम किए थे यही काम किए थे हम लोग पिछला क्वेश्चन। यस। अब बोलेगा म्यू सर एक्स के साथ बदल रहा है तब क्या होगा, तो देखो ये म्यू एक्स के साथ बदल रहा है तो क्या होगा, तब इक्वेशन कैसा बनेगा, अब ग्राफ कैसा होगा। अब दो बातें होती है कि एक्स का मतलब इधर की तरफ जा रहा है, तो उधर की तरफ जा रहा है तो स्लैब सब तुम्हारा इस तरह से स्लैब बांटेगा, ऐसे समझो कि एक स्लैब रखे, दो स्लैब रखे, तीन स्लैब रखे, चार स्लैब रखे, इस तरह से मोटा मोटा स्लैब रख दिया, इतना मोटा, एक दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह से इधर की तरफ तुम जा रहा है और एक्स बढ़ रहा है, म्यू बढ़ रहा है, मान लो कि एक्स बढ़ाने से म्यू मान लो कि तुम्हारा बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ऐसे हो रहा है। एक केस हो सकता है, या एक्स बढ़ाने से म्यू घटे, दूसरा केस हो सकता है। तो अब जैसा भी केस दे, तो जब एक्स के साथ म्यू बदल रहा है तो इस स्लैब पे नॉर्मल यही वाला हो जाएगा, इस पॉइंट पे, तो एक्स एक्सिस ही नॉर्मल हो जाएगा। तो म्यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, एक्स एक्सिस नॉर्मल होगा, या इसके पैरेलल वाला दूसरी जगह पे दिखाएंगे तो पैरेलल होगा। अब एक्स एक्सिस ये वाला नॉर्मल हो गया तुम्हारा, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां से लेंगे, ये कहलाएगा आई नॉट, ओरिजिन पे है, और इस एरिया में म्यू अगर कुछ हवा है तो म्यू नॉट का वैल्यू 1 हो जाएगा, ऐसे रे एंट्री मारेगा, तो रे को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये एयर वाले मीडियम से आप डेंसर मीडियम में जा रहे हैं तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, तो नॉर्मल ये है इस तरह से मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, फिर यहाँ पे नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच देगा, अब ऐसे जाना चाहिए, फिर मुड़ जाएगा ऐसे, फिर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नॉर्मल होना चाहिए, फिर ये मुड़ जाएगा ऐसे। मतलब यहाँ का जो कर्व हो गया, अगर एकदम सटा दे, कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, इतने इतने दूरी पे नहीं चेंज कर रहा है, इस कर्व का तुम नेचर देख रहा है कि कैसा होगा। ऐसे यहाँ से एंट्री दे रहा था तुम, ये ज्यादा से ज्यादा रखेगा तो ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाएगा, तो ये एंगल बढ़ाएगा, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन एक्स एक्सिस नॉर्मल इसकी तरफ मुड़ते जाएगा, इस तरह का फोटो बना, ऐसे जाते जाएगा। तो जनरली आई नॉट हो गया, यहाँ पे म्यू म्यू नॉट हो जाएगा, ये इसी तरह का फोटो बनेगा जब म्यू एक्स के साथ कंटिन्यूसली बदल रहा है, म्यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, कंटिन्यूसली बदल रहा है। तब क्या होगा, किसी पॉइंट पी पे हम लोग ध्यान देंगे, तो पी पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे ऐसे, तो इस एंगल को थीटा बोलेंगे, और यहाँ पे नॉर्मल इस तरह का हो रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो नॉर्मल एक्स एक्सिस से ये बनेगा, तो वो एंगल कितना होगा हम लोग का, तो ये एंगल और वो एंगल सेम हो जाए, इस एंगल को आई बोलते हैं, ये पी पॉइंट पे आईपी बोलते हैं। इस फोटो में देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाता है इस बार, इसलिए इस केस में थीटा बराबर आईपी हो जाएगा,
तो tan थीटा लेंगे तो वो tan IP के बराबर हो जाएगा। अब tan थीटा क्या होता है, dy बाई dx, या टेंजेंट है स्कर्व पे टेंजेंट है तो ये स्लोप कहलाता है। तो tan थीटा हमेशा dy बाई dx बराबर tan IP यहाँ लिखा है, और पिछले क्वेश्चन में cot IP लिखाया था। म्यू इज ए फंक्शन ऑफ y रहता था तो cot IP आया था, यहाँ tan IP आया। अब tan IP के यही क्वेश्चन ए होगी। tan IP निकालने के लिए स्नेल्स लॉ लगाना होगा, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। I नॉट साइन I नॉट इंटू म्यू नॉट, म्यू वन साइन I1 बराबर यहाँ का म्यू, तो यहाँ का म्यू दिया रहेगा, x के साथ बदल रहा है, तो म्यू इज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तो म्यू लिखेंगे वहां का इंटू साइन IP ऐसे। अब अगर म्यू नॉट हवा है 1 है और I नॉट तुमको 90 डिग्री दिया है, ये 1 साइन 90 हो जाएगा बराबर म्यू साइन IP। नहीं दिया होगा 90 तो जो दिया होगा वो लिखना। अगर एक केस हम देख के बता रहे हैं, अगर 90 दिया है, इससे साइन IP तुम्हारा निकल गया 1 बाई म्यू, लेकिन तुमको चाहिए क्या tan, इधर एक फोटो बना के IP लिख करके 1 और म्यू लिख देंगे, ये रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो tan IP यहाँ से निकल जाए, tan IP हो गया 1 बाई रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन बी बन गया। अब ए और बी को मिला देते हैं, तो इसी तरह से दो इक्वेशन बनाते हैं, और फ्रॉम ए एंड बी तब हम लोग लिखते हैं दो इक्वेशन बना के। ये काम हमेशा होते रहेगा हर क्वेश्चन में। अगर IP 90 दिया है और ये एयर है, तो हमेशा ये इसी तरीके से इक्वेशन बनेगा जब भी म्यू x के साथ बदल रहा है। तो ये दोनों को मिला देते हैं ए और बी से, ये tan IP की जगह इतना रख देते हैं, तो dy बाई dx बन जाएगा हमारा 1 बाई रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब म्यू का इक्वेशन जो तुमको दिया रहेगा वो इक्वेशन यहाँ पे डाल देना, एक्स के टर्म में दिया रहेगा, मान लो ये दिया हुआ है, इसको डाल दिए यहाँ पे। अब इसमें एक्स वाला चीज आ गया तो dx इधर ले आएंगे, dy उधर ही रहेगा, और इंटीग्रेट कर देंगे। रूट जो भी दिया हुआ था म्यू का इक्वेशन वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटीग्रेट कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे, y और x में रिश्ता आते जाएगा। इतना ही स्टेप होगा। फिर से बनाए हम, स्टेप 1 में ये फोटो बनेगा, स्टेप 2 में IP और थीटा बराबर करेंगे, ये स्टेप 2 हो गया। तो इतना काम स्टेप 2 में कर लेंगे। स्टेप 3 में ये स्नेल्स लॉ लिख देंगे, यहाँ का म्यू साइन I, यहाँ का म्यू साइन I बराबर कर देंगे। इससे हम लोग को साइन I निकल जाएगा, साइन IP का वैल्यू निकल जाएगा, तो tan IP निकाल लेंगे। अब इन दोनों को मिला देंगे, ये स्टेप 4 हो जाएगा। यही 4 स्टेप में काम तुमको करना है जब म्यू एज ए फंक्शन ऑफ x हो। थ्योरी समझ में आया? अब इस पे क्वेश्चन देते हैं। तो जब भी वेरिएबल म्यू हो तो या तो x के साथ वेरी करेगा या y के साथ। y के साथ वेरी करेगा तो पिछला सवाल बनाया तुम। अब x वाला थ्योरी बताया कि उसका फोटो कैसा बना। इधर जाने पे म्यू अगर इंक्रीज कर रहा है तो म्यू बार बार बढ़ते चला जा रहा है, तब ये स्टेप्स कॉमन होंगे हर सवाल में। एक क्वेश्चन अभी देते हैं तो फिर तुम करेगा। ये जो थ्योरी बताए समझ में आया? हाँ या ना बोलो जल्दी से, टाइम बर्बाद हो रहा है। यस और नो? यस यस, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो हम इस पे क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन करना है, इसी तरह से स्टेप रिपीट होगा। एक बार तुम प्रैक्टिस कर लेगा तो फिर काम होना शुरू हो जाएगा। स्टेप्स रिपीटेड होंगे, सारा एकदम फॉर्मेटिंग किया हुआ इसी तरीके से पूरा रिपीट कर देगा। तो देखो क्वेश्चंस। अब इंटीग्रेशन जो आ जाए, इंटीग्रेशन के अंदर में जैसा इक्वेशन दिया रहेगा वैसा इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन में तुमको दिक्कत होगी तो वो अलग बात है, लेकिन थ्योरी इसी तरीके से होगा पूरा काम। एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन हम दे रहे हैं एग्जाम में, जो पूछा था एक्स के साथ। तो म्यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स पे क्वेश्चन दे रहे हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है ये, या देख लो कैसा क्वेश्चन पूछा। कह रहा है कि a long rectangular slab of transparent medium, slab of transparent medium, slab of transparent medium, rectangular slab है, transparent medium of thickness d, transparent medium of thickness d is placed on a table, placed on a table। एक स्लैब को
टेबल पे रख दिया, और जैसे प्रिज्म होता है ट्रांसपेरेंट, आप पर देख सकते हो उसी तरह का, विथ लेंथ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसे रखा है? तो लेंथ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब इस तरह का कोई टेबल होगा, इस पे इस तरह का कोई स्लैब एक रख दिया है, ऐसे, यही लेंथ है, लेंथ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विल लेंथ पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड विड्थ पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स वाई प्लेन में रखा है, कहने का मतलब, विड्थ पैरेलल टू, उसका सरफेस जो है एक्स वाई प्लेन में रखा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। A ray of light is traveling along y axis. अब बोल रहा है a ray of light is traveling along y axis. A ray of light is traveling along y axis at origin. Origin पे दिया y axis की तरफ जा रहा है, origin. The refractive index of the medium varies as, RI मतलब refractive index of the medium varies as mu equal to mu naught divided by 1 minus x by r. ऐसे बदल रहा है mu equal to mu naught 1 minus x by r, mu equal to mu naught 1 minus x by r, ऐसे mu बदल रहा है, where mu naught and r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये 1 से ज्यादा है, तो r कांस्टेंट्स, ये दोनों कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, mu naught और r कांस्टेंट है। The refractive index of air is 1, refractive index of air को 1 लेना है। तो क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन, तो डिटरमिन द, 3 क्वेश्चन है इसमें, तो पहला एक एक करके करेंगे हम लोग, पहला लिख रहे हैं, डिटरमिन द x coordinate of the point A, x coordinate of the point A, of the point A, x coordinate of the point A, where the ray intersect the upper surface of the slab, where the ray intersect the upper surface of the slab, upper surface of the slab air boundary, स्लैब के ऊपर में एयर है, एकदम लास्ट पॉइंट तक जाना है, स्लैब एयर बाउंड्री पे टच किया, तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है वो बाद में करेंगे, तो पहले इतना कर ले हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसका फोटो एक बना लेते हैं, बाकी सब क्वेश्चन मिटा देंगे, सिंपल है, खाली कहानी दिया। अब एक्स के साथ बदल रहा है, यहाँ देखो एक्स बढ़ाते जाओगे तो ये वाला टर्म बढ़ता जाएगा, एक्स बाय आर बढ़ता जाएगा, आर तो कांस्टेंट है। अब एक में ये ज्यादा बड़ा चीज घटाएंगे तो ये कम आते जाएगा, कम से डिवाइड करेंगे म्यू नॉट में तो ये म्यू ज्यादा होता जाएगा। मतलब हम लोग ये ऑब्जर्व किए हैं कि एक्स अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो म्यू बढ़ता चला जाएगा, नीचे वाला चीज घटता जाएगा, म्यू फाइनली बढ़ता जाएगा। एक्स बढ़ाने से, एक्स की तरफ जाने से म्यू बढ़ रहा है, तो एक्स वाई प्लेन में इस तरह से दिया हुआ है, स्लैब रखा हुआ है, तो जैसे जैसे इधर जा रहा है, मतलब इस तरह का ही कहानी हो गया, ऐसे इस तरह का ही कहानी हो गया, समझो कि डिफरेंट डिफरेंट स्लैब रखा हुआ है और इधर जाने पे म्यू बढ़ रहा है, तो मैसेज आ रहा है, तो नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। तो इसी तरह का स्लैब है, ये पूरा को मिला दे, सब चिपका दिए तो इस तरह का स्लैब हो गया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। अब ये ओरिजिन पे, ओरिजिन ये वाला है, यहाँ पे बोल रहा है इंसिडेंट रे जो था ये नॉर्मल हो गया हमारा ये वाला स्लैब पे, क्योंकि इस तरह का स्लैब रखा हुआ है, तो नॉर्मल ये वाला हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल नॉर्मल। जैसे जैसे इधर बढ़ रहा है म्यू बढ़ता चला जा रहा है, तो समझो कि इस तरह का बहुत सारा लेयर रखा हुआ है सटा के,
इस तरह का बहुत सारा बिस्किट रखा हुआ सटा के, ऐसे 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 बहुत सारे। तो इंसिडेंट रे जो है ये एंगल आईपी आईओ जो है आईओ 90 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन। तो अब देखो ये रे ऐसे जाती, लेकिन दाहिने साइड में जब इस साइड से इस साइड एंट्री मारे एक्स की तरफ, म्यू बढ़ गया, तो म्यू बढ़ जाने से नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। नॉर्मल तुम्हारा एक्स एक्सिस है, तो रे क्या होगा, मुड़ना शुरू हो जाएगा। किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। तो ये आई नॉट तुम्हारा दिया हुआ था एक्चुअली 90 डिग्री पूरा 100%। ये आई नॉट यहाँ से लेंगे तो रे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल इधर की तरफ मुड़ेगा। तो चूंकि 90 डिग्री दिया था, तो यहाँ से सटाते हुए ऐसे मुड़ते हुए जाएंगे, इस तरह से रे आए। और यहाँ पे जब टच कर रहा है तो तुमको वही पूछ रहा है, डिटरमिन द एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई स्लैब के हाइट के बराबर हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, यही पॉइंट ए है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये वाला वैल्यू तुमको निकालना है, एक्स से निकालना है। एक्स से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बीच के किसी पॉइंट एक्स दूरी पे जब है विचार करेंगे, इस पॉइंट का नाम पी देंगे, और यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे। टेंजेंट खींचेंगे तो पे टेंजेंट हुआ वो पॉइंट, इस कर्व पे यहाँ पी पॉइंट पे टेंजेंट खींचे और नॉर्मल खींचे। ये नॉर्मल हो गया इस जगह पे, इस पॉइंट का नाम पी दिए, नॉर्मल हो गया। अब ये टेंजेंट की तरफ भी इंसिडेंट रे होगा, ये टेंजेंट को बढ़ने देंगे और जाके कहीं मिलने देंगे एक्स एक्सिस। ये नॉर्मल था ओरिजिन पे, और ये नॉर्मल है पी पॉइंट पे। अब ये जहां पे मिला उस एंगल को थीटा बोल देंगे। नॉर्मल के साथ इस एंगल को आईपी बोलते हैं हम लोग देख रहे हैं ये एंगल अल्टरनेट एंगल सेम होगा, तो लिखना शुरू करेंगे थीटा इक्वल टू आईपी। तो टेन थीटा हम लोग लिखेंगे इक्वल टू टेन आईपी। कर्व पे टेंजेंट जब होता है तो टेंजेंट को बोलते हैं कि स्लोप को, ये टेंजेंट का स्लोप हो गया टेन थीटा, इसको डी वाई बाई डी एक्स बोल देते हैं। इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स टेन आईपी हो गया। यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। ये पहला काम जो हम बोले थे ऐसे ही शुरुआत करना है, तो रिपीट हो गया। अब क्या करना है, तो अब क्या करना है, अब स्नेल्स लॉ लगाना है पी पे और ओ पे। तो अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ में हम लोग बोलते थे म्यू साइन आई बराबर कांस्टेंट। इसको ऐसे 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 बहुत सारे पैरेलल स्लैब की तरह मान सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ लगाए एट ओ एंड पी, और दोनों को इक्वेट किए तो हम लोग को मिल जाता है यहाँ पे म्यू नॉट, मतलब ओरिजिन पे म्यू साइन आई आई नॉट इक्वल टू पी पॉइंट पे जो म्यू है तो उसको म्यू लिख देते हैं साइन आई पी। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एयर होने के चलते ये 1 हो गया। और ये बोल रहा था कि आई नॉट क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 डिग्री, मतलब ऐसे रे जा रही थी। इसको अब हटा देते हैं, ऐसे रे दिखा देते हैं। फोटो बनाने के लिए उससे सिखाए थे, ऐसे रे नहीं जाके नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। तो ये हो गया साइन 90, और म्यू का वैल्यू दिया हुआ था ये वाला, तो ये अभी नहीं लिख रहे हैं, बाद में लिखेंगे, तो म्यू रहने देते हैं साइन आई पी। तो साइन आई पी इस तरह से निकल गया 1 बाय म्यू। अब इसको 10 में कन्वर्ट कर दें, आईपी ये हो गया परपेंडिकुलर 1 बाय हाइपोटेन्यूज म्यू, तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1। तब 10 आईपी निकालेंगे, 10 आईपी होगा 1 बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी 1 परपेंडिकुलर बाय बेस 1 बाय रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। दिस इज आवर इक्वेशन बी। दो इक्वेशन बन गया। अब ये इक्वेशन 1 और ये 2 बोल देते हैं, 1 और 2 को बराबर करेंगे हम लोग, 1 और 2 को इक्वल कर देते हैं, तो y और x में रिलेशन बन जाता है। 1 और 2 को इक्वल कर देते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों तरफ 10 निकाले हम, दोनों 10 को इक्वल कर देते हैं। एक 10 था डी वाई बाई डी एक्स, एक 10 था 1 बाय रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों बराबर हो गया। अब पुट कर देते हैं म्यू का ये इतना बड़ा वैल्यू, इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बड़ा देख के घबराना नहीं है, इंटीग्रेशन इजी है। तो उसको हम लोग पुट करके इंटीग्रेट करें। पहले यहां तक नोट कर लो, इस क्वेश्चन को नोट करके ओके लिखो तो मिटाएंगे। नोट करके ओके लिखो तो मिटाएंगे। ये अपना y एक्सिस, तो म्यू इज ए फंक्शन ऑफ x है, तो नॉर्मल सारा x एक्सिस के पैरेलल हो।
अब x का वैल्यू हम लोग डालेंगे, म्यू का वैल्यू डालेंगे x के टर्म में, dx ऊपर कर देते हैं तो dy इधर ही रहने दिए, dx उधर कर दिए। अब म्यू का ये वाला वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, तो रूट अंडर तो म्यू नॉट स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स बाई आर का होल स्क्वायर, अब माइनस म्यू हो गया, एलसीएम ले लेंगे, रूट ले लेंगे तो रूट वाला चीज ऊपर चला जाएगा, हट जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई आर हो जाएगा ऊपर, ये एलसीएम लेके इधर हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स बाई आर का होल स्क्वायर। पहले एलसीएम ले लिए और नीचे वाला चीज अब रूट से बाहर निकल के ऊपर चला गया, तो दिस इज इनटू डीएक्स भी था ऊपर में तो डीएक्स में, ये डीवाई और डीएक्स में रिलेशन आ गया। अब खाली इंटीग्रेशन कर देना, आंसर आने वाला है। ठीक है, इंटीग्रेशन थिकनेस डी दिया था स्लैब का, तो हम लोग को पूछ रहा था ये जो एक्स वाई प्लेन में स्लैब रखा हुआ है इतना बड़ा, इसका थिकनेस डी है, रे ऐसे एंट्री मारी थी, नॉर्मल ये है ओ पॉइंट पे, तो नॉर्मल की ओर रे मुड़ता है, तो यहाँ से ऐसे रे मुड़ते हुए गई थी, यहाँ पहुंची, अब यहाँ पे नॉर्मल यही हुआ, ये वाला नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब नॉर्मल हमेशा हर जगह पे एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये पी पॉइंट पे हम लोग दिखाए थे, भी मिटाए हैं, तो नॉर्मल हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब रे को जाना चाहिए था ऐसे, है कि नहीं, लेकिन नॉर्मल क्या है, तो वहां पे रेयर मीडियम हो गया, तो नॉर्मल से दूर भागेगी तो कुछ इस तरह से रे भागेगी, कोई जरूरी नहीं परपेंडिकुलर जाए, मतलब इधर नहीं आके इससे दूर होके भागेगी, ऐसे नहीं जाके दूर होके भागेगी, ये एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। तो वही क्वेश्चन में हम लोग को पूछा था कि एक्स कितना होगा, हम लोगों का क्वेश्चन पूछा था, इसका नाम हम लोग क्या दिए थे, ये पॉइंट ए है मान लो, ये ओ है, एक्स ए नाम दिए थे, तो एक्स ए कितना होगा वो हम लोग को निकालना था, तो वाई का वैल्यू डी डाल देंगे, एक्स निकाल लेंगे। इस इंटीग्रेशन इसको करने वाले हैं, दोनों तरफ लिमिट लगाने वाले हैं, एक्स जीरो तो वाई जीरो था यहाँ पे, अब वहां पे एक्स एक्स से डालेंगे तो वाई हो जाएगा डी के बराबर, इस तरह से हम लोग को निकल जाए। मिटा दें इसको, यस, तो अब जरा देखो, इंटीग्रेट करो, तो dy डाल दिया इंटीग्रेशन के अंदर में, और यहां से इंटीग्रेशन के अंदर में ये पूरा डाला है 1 माइनस एक्स वाई, अब इसको प्राची इंटीग्रेट करो, dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर तनुश्री इंटीग्रेट करो 1 माइनस एक्स बाय आर का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, अपने घर से नहीं दिए, इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब हम लोग को पहला क्वेश्चन पूछा था कि डिटरमिन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर द रे इंटरसेक्ट द अपर फेस, इस पॉइंट का नाम ये दिया था, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स से निकालना, तो y का वैल्यू d डाल देंगे हम लोग, d ऊंचाई तक चला गया, इतना दूर रह गया, तो y गया d तो x कितना, y गया d तो x कितना, बार बार इधर जाने पे म्यू बदल रहा था हमारा, इसलिए पाथ ऐसा हुआ, बार बार इधर जाने पे म्यू बढ़ रहा था, तो इसलिए मुड़ते चला गया, ये नॉर्मल है, हमेशा नॉर्मल है, हमेशा नॉर्मल की तरफ रे मुड़ते गया, लेकिन लास्ट में एयर हो गया तो फिर दूर भाग, तो यहाँ से रे जाना था ऐसे, लेकिन वो मुड़ते गया मुड़ते गया मुड़ते गया मुड़ते गया मुड़ते गया मुड़ते गया मुड़ते गया, यहाँ पहुंचा, फिर नॉर्मल से दूर, इस तरह का रे डायग्राम। तो और दूसरा क्वेश्चन इसमें था कि इंडिकेट द सब्सिक्वेंट पार्ट ऑफ द रे इन एयर, लास्ट में दूसरा था राइट डाउन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एट ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एट ए पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा वो भी पूछ रहा है। चलिए इसमें एक्स से निकालते हैं हम लोग, एक्स जब जीरो था तो वाई जीरो था, यहाँ से रे एंट्री मारना, एक्स जब एक्स से हो गया तो वाई बन गया डी। अब देखिए इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, एक इंटीग्रेशन इस तरह का देखिए, आपको हम बताए थे कि कोई फंक्शन पे पावर कुछ चढ़ा हुआ हो और
इस पावर के अंदर वाले का चीज डिफरेंशिएट बगल में हो, उसका डिफरेंशिएशन बगल में हो, तब आंसर क्या बताए थे? आंसर बताए थे जिसपे पावर चढ़ा उसमें एक पावर और बढ़ा देते हैं, n+1/n+1। ये फॉर्मूला वैलिड है सबके लिए, खाली n-1 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब इस इंटीग्रेशन का एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे इंटीग्रेशन दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है और डिवाइडेड बाई cos x और इंटू यहाँ पे दिया हुआ है sin x टू दी पावर मान लीजिए -99 या +99 ऐसे दिया हुआ। अब देखिए पावर के अंदर में क्या लिखा हुआ है, sin x। मन में सोचिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x बगल में है, इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, जिसपे पावर चढ़ा हुआ है उसमें एक जोड़ देते हैं 100/100, यही हो गया आंसर। सब्स्टिट्यूशन से हो जाता है, क्योंकि sin x को t पुट कीजिएगा तो cos x dx को dt हो जाएगा, तो t टू दी पावर 99 dt हो जाएगा, तो t टू दी पावर 100/100 हो जाएगा, तो t मतलब sin x। तो sin x को अगर हम लोग t पुट कर दें तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा t टू दी पावर 99 dt, ऐसा बन जाएगा। अगर sin x को t पुट कर दें तो ये ऐसा बन जाएगा, तब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, t टू दी पावर 100/100, t मतलब sin x। sin x को अगर t पुट कर दें, sin x को अगर t पुट कर दें तो ये इंटीग्रेशन पूरा का पूरा ऐसा बन जाएगा, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx dt बन जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर ऐसा होता है। इसलिए इस फंक्शन को हमेशा मुजवानी याद रखते हैं। इस तरह का फॉर्मेट आपको इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत मिला था और अभी फिर इसी तरह का फॉर्मेट है, तो इसी तरीके पे इसी फॉर्मूले पे बैठा देंगे उसको तो तुरंत इंटीग्रेट हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगने वाला। तो देखिए हम बैठाने वाले हैं उस फॉर्मूले को, ये आप समझ गए कैसे करेंगे, इसी टेक्निक पे हम लोग उसको सेट करेंगे। अभी जरा देखिए, इस फॉर्मूले को आप याद रखिए और देखिए उसी पे सेट करते हैं, मुजवानी हो जाएगा इंटीग्रेशन। dy का इंटीग्रेशन तो y होता है, ये सब कोई जानता है, 0 से d लिमिट लगेंगे तो d - 0 d बन जाएगा उधर वाला। अब देखिए ये क्या होगा, ऊपर में जो लिखा हुआ है उसको कुछ नहीं करते, रहने देते हैं, चुपचाप ब्रैकेट में बंद। नीचे जो लिखा हुआ है इसको ऊपर ले चलते हैं, तो ये μ0² 1 - x/r का होल स्क्वायर था और रूट का मतलब -½ हो गया। अब मन में सोचिए पावर के अंदर में जो ये चीज है इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के टर्म, तो d/dx कीजिए मन के अंदर में, तो जिसका डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग है मुजवानी कर लेगा, जिसका नहीं स्ट्रॉन्ग है करके दिखाते हैं। पावर को छोड़ दीजिए, उसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन चेक करना है कितना आता है, ये आ जाएगा तो हम लोग फॉर्मूले पे सेट कर लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो μ0² कांस्टेंट था 0 हो गया, माइनस ये 2 × 1 - x/r, अब फिर 1 - x/r का होगा 1 का 0 -1/r और x का हो जाएगा 1, ऐसा होगा। तो ये -1/r और माइनस ये मिलके 2/r बन गया, 1 - x/r ऐसा आया। तो देखते हैं कि पावर के अंदर में जो है उसका डिफरेंशिएशन इतना आता है, लेकिन यहाँ पे तो इतना ये वाला चीज नहीं है, 2/r एक्स्ट्रा है, तो 2/r कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया था r कांस्टेंट है 2 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग अपने मर्जी से r/2 लिख देते हैं और इधर 2/r लिख देते हैं। ये कांस्टेंट बाहर आएगा या ये अंदर घुसेगा, कट जाएगा, कांस्टेंट को अंदर बाहर कर सकते हैं हम लोग। अब बोल सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन बगल में है, इसका डिफरेंशिएशन इतना आता है वो बगल में है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया d - 0 लिमिट लगा दिए, r/2 यहाँ पे बाहर में था तो रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा जितना पावर चढ़ा हुआ उसमें एक जोड़ देंगे, जितना पावर चढ़ा हुआ उसको एक जोड़ देंगे। ये डिफरेंशिएशन साइड में करके हम लोग देख लिए थे, ये करके देखे तो हमारा आया ये वाला चीज। जगह खाली कर रहे थे, ये मिटा दे। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करके देखिए, इतना आया, 2/r यहाँ नहीं था तो 2/r लिख दिए और उसका उल्टा उधर लिख दिए बाहर में, तो कट जाएगा। लिमिट लगा होता है x = 0 से x = a, वो भी रहने देते हैं। अब देखिए, अब ये इसका डिफरेंशिएशन बगल में है तो आंसर होगा इसमें जितना पावर चढ़ा हुआ है एक जोड़ देते हैं, μ0² 1 - x/r का होल स्क्वायर -½ + 1
डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1। तो माइनस हाफ प्लस 1 हाफ हो जाता है, हाफ से ये हाफ कट जाएगा, ये r इंटू 1/2 है, कट जाएगा। तो उधर बच जाएगा r, नीचे वाला हाफ से वो हाफ कट गया। इसको लिख सकते हैं ना r इंटू 1/2, यहाँ भी 1/2, तो 1/2 कट जाएगा, r बचा खाली, क्या बचा सिर्फ r। अब ये क्या बच गया, हाफ, हाफ मतलब रूट, इसको रूट में लिख देते हैं, नॉट स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स बाय आर का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा रूट में। अब इसका लिमिट नहीं लगाए अभी, 0 से x से, तो अभी इसमें लिमिट लगाना बाकी है, 0 से x बराबर 0 से x इक्वल टू x। तो चलिए r को उस साइड कर देते हैं, डी बाई आर, लिमिट लगाते हैं, पहले x से लिखते हैं, x से लिखेंगे तो होगा रूट अंडर म्यू नॉट स्क्वायर माइनस x की जगह पे x से रख दी, ऐसा बन गया। अब x की जगह पे 0 रखते हैं, रूट अंडर नॉट स्क्वायर माइनस 1 माइनस x की जगह 0 रख दिए तो 0 कैसे, ये लिमिट लग गया। हाँ, सब्स्टिट्यूशन का छोटा भाई तुरंत बन गया ऐसे। अब कितना बन गया, ये म्यू नॉट स्क्वायर से रूट निकालेंगे, म्यू नॉट स्क्वायर माइनस 1 आएगा इस साइड में। अब इसी में से x से निकाल लेना है आपको, खाली बस काम हो चुका है। अब थोड़ा सा लिखना है, इधर उधर करना है, उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, डरना नहीं हो। म्यू नॉट स्क्वायर अब खाली लिखते जाना है, लिखना खाली ज्यादा है, काम खत्म हो चुका है। इधर उधर करके x से निकालिए, आपको x से चाहिए, माइनस रूट अंडर म्यू नॉट स्क्वायर माइनस 1, है ना। आप कुछ नहीं करना है, x से हमको निकालना है, इसमें से निकाल लो तुमको। अरे भाई तुम्हारे पास देखो इधर, तुम्हारे पास x प्लस 20 इक्वल टू 60 माइनस वाई रहता है कि नहीं। तुमको y निकालना होता है तो y कैसे करता है, y इधर कर लेता है, बाकी को उधर कर देता है, तो y निकल जाता है। उसी तरह से ये इक्वेशन बन गया, कुछ नहीं करना है हम लोग को, x से निकालना है इसमें से, तो निकाल लो, x से निकाल के बताओ कितना आता है, वही आंसर हो जाएगा। इसको पहले उधर ले चलेंगे, फिर स्क्वायरिंग करेंगे, फिर इसको उधर भेजेंगे, फिर रूट लेंगे, x से निकलेगा। तो काम हो चुका है हमारा, x से निकालना है, ये लास्ट वाला फॉर्मूला आ चुका है, इसी में से x से खाली निकाल के आंसर लिख देना। चलिए इसको नोट कर लिए, नोट करके ओके लिखिए, x से निकालिए, 1 मिनट के लिए हम छोड़ रहे हैं आपको, x से निकाल के मेरे को बताइए कौन उसको बताता है। बैठे नहीं रहना है, क्वेश्चन आ चुका है, इसमें से x से तुमको चाहिए ना, x से कैलकुलेट करके मेरे को बताओ। सोरिया x से निकालो तो थोड़ा, अभय x से निकालो, अभय कुमार, अभय प्रतीक, दोनों x से निकालो। लिया पटाखे की आवाज, रेडिएशन ब्लू बगल में है, इसलिए 1 घंटा तक पटाखा छोड़ा। अब x से निकाला जी, इधर ले चलो, इसको उधर ले जाओ, इधर उधर करना है, तो डी बाय आर माइनस, ये उस साइड चला गया, रूट अंडर म्यू नॉट स्क्वायर माइनस 1, ये बच गया, रूट अंडर म्यू नॉट स्क्वायर, हेरा फेरी करना है, 1 माइनस एक्स ए बाय आर का होल स्क्वायर, इतना बच गया। अब क्या करेगा, स्क्वायरिंग करेगा और क्या करेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
तो इधर से रूट हट जाएगा, म्यू नॉट स्क्वायर 1 माइनस, आराम से करते जाना है, थोड़ा लेबर वाला काम है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। अब जो एकदम नहीं कलम पकड़ना चाहते हैं, बैठ के चुपचाप देख रहे हैं, हम बोल के गए थे एक से निकाल, इधर होल स्क्वायर हो। अब ये वाला चीज को इस साइड मन में सोचे ले गए और इसको उधर ले गए, तो 1 माइनस एक्स ए बाय आर का होल स्क्वायर, इस साइड ले गए तो प्लस हो गया, इसको इधर ले आए तो म्यू नॉट स्क्वायर माइनस डी बाय आर माइनस रूट म्यू नॉट स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, रूट ले लेंगे तो ये हो गया रूट म्यू नॉट स्क्वायर माइनस डी बाय आर माइनस रूट म्यू नॉट स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब एक्स बाय आर उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले आएंगे, एक्स बाय आर उधर गया तो प्लस हो गया, ये इधर है तो 1 माइनस हो गया, हेरा फेरी खाली करना था। अब उसी में जिसको पेशेंस नहीं है वो छोड़ के भाग जाएगा, जिसको पेशेंस है सॉल्व कर ले। एक्स से निकल गया फाइनल, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आर के ऊपर, एक्स से निकल गया, एक्स से हो गया आर इंटू 1 माइनस रूट अंडर म्यू नॉट स्क्वायर माइनस डी बाय आर माइनस रूट म्यू नॉट स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज आवर आंसर। अब इस आंसर को चेक कर लेते हैं हम लोग, यही है कि नहीं, कहा एग्जैक्टली यही आंसर है, ठीक। ये प्लस होगा, यहाँ ये प्लस होगा, या देख चेक कर लो बत्सल, ये इधर प्लस होना था कि माइनस होना था, जो कैलकुलेशन किए थे हम लोग उसमें माइनस कहीं छूट तो नहीं गया। पूरे कहानी में तो ये लंबा था कहानी, तो वो प्लस दिया हुआ, हम लोग का प्लस माइनस में कुछ हेरा फेरी हो गया है, चेक कर लो बीच में प्लस माइनस चेक कर लो, आंसर में प्लस दिया हुआ है, कैलकुलेशन चेक कर लो। जो इंटीग्रेशन किए थे हम लोग तो वहीं पे माइनस कुछ छूटा उटा होगा था क्या, डी बाय आर के बाद प्लस होगा, हाँ डी बाय आर के बाद प्लस होगा, तो कहाँ पे से छूटा है हम लोग को, वहां से कर लो, डी बाय आर के बाद प्लस, इसके ऊपर वाला स्टेप देख लेना, लिमिट लगाए थे, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट इसमें बोला था तुमको क्वेश्चन में, इसी का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में बोला था, एक्स से निकाल लिया तुम। अब क्वेश्चन तुमसे बोला था सेकेंड पार्ट, राइट डाउन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एट ए, उसमें तो कुछ नहीं करना है, खाली एक्स की जगह एक्स से डाल देना है, राइट डाउन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये सेकेंड क्वेश्चन था, एट ए ये बोला था, इसका आंसर क्या होगा, म्यू का क्या फॉर्मूला हम लोग को दिया हुआ था, एक्स डिस्टेंस पे म्यू दिया हुआ था म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स बाय आर, ये एक्स डिस्टेंस पे था, एट एक्स एक्स डिस्टेंस पे इतना था, तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट एक्स ए, एक्स इक्वल टू एक्स ए पे, उसको क्या बोलेंगे, म्यू इक्वल टू म्यू ए बोल देते हैं, म्यू नॉट बाय 1 माइनस एक्स ए बाय आर, 1 माइनस एक्स ए बाय आर, तो ये निकाला हुआ 1 माइनस एक्स ए बाय आर बीच रास्ते में, ये वाला, ये यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग, यही वाला ला के स्टेप, ये हो गया म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स बाय आर, हटा के इतना डाल देते हैं, ये सब कांस्टेंट था, म्यू नॉट कांस्टेंट था, डी कांस्टेंट था, आर कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट के टर्म में, तो रूट अंडर ये वाला स्टेप से इसमें डाल देते हैं, ये पूरा एक्स बाय आर हटा देते हैं, तो म्यू नॉट के टर्म में ही आंसर दिया हुआ है, डी बाय आर प्लस रूट म्यू नॉट स्क्वायर माइनस 1, यही हो गया आंसर, बी वाला पार्ट का ये आंसर, एक्स पे पूछा था, इसको सॉल्व किए थे हम लोग, ये सब कांस्टेंट टर्म है वो डाल दिए।
ये एक्स से डाल के सॉल्व करेंगे तो और मेहनत लग जाएगी, ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, वही वाला डाल दे बीच वाला। तो ये हो गया मी नॉट बाय अंडर रूट मी नॉट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में डी बाय आर प्लस मी नॉट रूट मी नॉट स्क्वायर का इसका होल स्क्वायर भी, ये वाला होल स्क्वायर। अब थर्ड स्टेप, थर्ड पार्ट इसमें क्वेश्चन एक और है, थर्ड वाला वो कह रहा है इंडिकेट द सब्सिक्वेंट पाथ ऑफ द रे इन एयर, इंडिकेट द subsequent indicate the subsequent path of the ray in air। जब बाहर निकला तो कैसे जाएगा, मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना, पाथ ऑफ द रे इन एयर। चूंकि स्लैब पैरेलल था तो हम लोग जानते हैं पैरेलल स्लैब में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। शुरू वाला सरफेस और अंतिम वाला सरफेस ऐसे स्लैब था, यहाँ से एंट्री ऐसे मार रहा था, आई नॉट हमारा 90 था, तो हम लोग जानते हैं कि जो रे जाएगी ये एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल टू आई नॉट के बराबर हो जाए, तो ई बराबर आई नॉट हो जाए बराबर 90 डिग्री हो जाए। तो यहाँ से रे ऐसे मुड़ा था कि नहीं, ऊपर नहीं जाके नॉर्मल की तरफ मुड़ते मुड़ते ऐसे गया था और फिर वहां से हम लोग को निकल जाएगा 90 डिग्री, यहाँ से फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, इसलिए यहाँ से 90 डिग्री पे निकल। तो ये आंसर हो गया, एंगल ऑफ इमरजेंस भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल सरफेस है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों इक्वल होता है, ये बता चुके हैं तुमको। ठीक, तो वेरिएबल म्यू का तुमने क्वेश्चन अभी देखा, एक एक्स के साथ वेरी कर रहा था वो बताए, एक वाई के साथ वेरी कर रहा था वही बताए, तो दोनों को प्रैक्टिस कर लेगा और जितना क्वेश्चन तुमको जहां मिलता है इसी तरीके से बनेगा। खाली बीच में इंटीग्रेशन आता है तो इंटीग्रेशन इतना हार्ड नहीं देता है कि तुमसे नहीं बने, सिंपल देता है ताकि बन जाए। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वेरिएबल म्यू का सवाल कैसे होगा वो तुमने आज देखा। नेक्स्ट, अब प्रिज्म हम लोग शुरू करने वाले हैं, टीआईआर पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक देखो टीआईआर पे क्वेश्चन जरा देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन ही है ये भी। तो देखो क्वेश्चन, व्हाट शुड टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मिनिमम, ये सब इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब नहीं है, सिंपल है, तो हम हेल्प तुमको कर रहे हैं, तुम थोड़ा देख लो उसके बाद क्वेश्चन बनाना। मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, minimum refractive index of the material of a long cylindrical rod find what should be the minimum refractive index of the material of a long cylindrical rod if any light ray entering into the tube from circular ends may not emerge out from the cut surface, जैसे लगता है ब्लैक होल हो गया, उसी में ट्रैप हो जाए, कर्व सरफेस से बाहर नहीं निकले। तो देखो यही सिलेंड्रिकल रॉड है, ये कलम, अब यही इसका डायमीटर है, ये वाला कर्व सरफेस कहलाता है, दिस सरफेस इज कर्व सरफेस, ये डायमेट्रिकल है ट्रांसवर्स सेक्शन। अब इसमें से लाइट रे एंट्री कर रहा है और यहां से रिफ्लेक्ट करके बाहर नहीं निकले ऐसा बोल रहा है, तो कर्व सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल रहा है कि हो जाए, यहां से रिफ्लेक्ट नहीं करे, वहीं से अंदर चले आए, फिर इधर कर्व सरफेस टकराएगा, फिर अंदर में ही रहे, कर्व सरफेस से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसके लिए कितना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मटेरियल यूज करना होगा, दिस इज द क्वेश्चन समझ में आया, यस और नो?
क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ में आया? इसका डायग्राम हम बना देते हैं। ये सिलेंडर के शेप का है और ये लंबाई बहुत ज्यादा है, लंबाई के लिए टेंशन नहीं है, लंबाई का चिंता नहीं है। ये इसका डायमेट्रिक सेक्शन है और ये सरफेस पे ये नॉर्मल होगा इस पॉइंट पे। यहाँ से लाइट रे एंट्री मार रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये ओ पॉइंट बोले, आईओ लिख दिए। अब ये लाइट रे ऐसे सीधे नहीं जाके, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इधर एयर था, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। यहाँ पे मुड़ करके रिफ्लेक्ट हो सकता था, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो सकता था, बाहर निकल सकता था रे, ये एयर हो गया, फिर नॉर्मल है, ये इस नॉर्मल से दूर जा सकता था रे, लेकिन क्वेश्चन कहता है बाहर नहीं रे निकले। लिखा हुआ है एंटरिंग इनटू द ट्यूब फ्रॉम द सिलिंड्रिकल एंड्स should not emerge out, may not emerge out from the curved surface। कर्व सरफेस से बाहर नहीं निकलना है, तो बाहर नहीं निकलना है इसका मतलब यहाँ पे TIR हो जाए। इस पॉइंट का नाम ए दे दिए, तो TIR होने का मतलब ये एंगल अगर हम लोग थीटा बोले तो वो थीटा एंगल पे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। तो कितना म्यू देना होगा हम लोग को ताकि वो यहाँ पे TIR हो जाए। TIR मतलब सेम मीडियम में वापस आ जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तब वापस रे आ जाएगी। हम लोग क्या पढ़े थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टेंसर मीडियम से लाइट जब जाती है रेयर मीडियम की तरफ तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब 90 डिग्री हो जाती है एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल अगर दे देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस तो उतना ही डिग्री पे ये वापस चली जाती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से डेंसर मीडियम में ज्यादा होगा तो रे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, थोड़ा भी ज्यादा होगा तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग को सेम मीडियम में आने के लिए बाहर नहीं जाना है रे को, तो सेम मीडियम में आने के लिए थीटा ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई। अब आई का क्या रोल है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ कितना पे रे एंट्री कर रहा है वो नहीं दिया है, तो हम लोग को सोचना है। तो हम लोग के लिए क्या कंडीशन होगा कि आई नहीं पता है, तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई, कोई भी आई कोई स्टूडेंट कम रखे, ज्यादा रखे और ज्यादा रखे, कुछ भी वैल्यू रखे, ऑल वैल्यू ऑफ आई थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी, मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू थीटा सी कर देते हैं जनरल कंडीशन। इक्वल टू थीटा सी पे जस्ट ग्रेजिंग इमरजेंस होगा, तो उसको हम लोग मिनिमम के लिए, बाउंड्री लाइन के लिए मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू जब दिया रहता है, मिनिमम बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगा के रखते हैं, थीटा ग्रेटर देन, और एकदम से अंदर ही आ जाए तो ग्रेटर देन होना चाहिए थीटा सी। तो जस्ट अंदर रहे तो इक्वल टू भी साइन लगाते हैं, थीटा क्रिटिकल एंगल के जस्ट बराबर हो या उससे ज्यादा हो जाए। तो अब देखिए हम लोग स्नेल्स लॉ लिखते हैं वो पे, ये नॉर्मल के साथ एंगल को इसको आर बोलते हैं, इसको मिला दे पीछे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये नॉर्मल यहाँ पे ए पॉइंट पे मिला दे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो आर ये 90 अकेले हो गया तो थीटा प्लस आर 90 होगा वहां पे। तो हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं अगर ओ पे, तो एक चीज ऑब्जर्व कीजिए गौर से, या देखिए स्नेल्स लॉ ओ पे लगाते हैं, ये है म्यू नॉट साइन आई नॉट, स्नेल्स लॉ खाली लिखना है सिंपल, इक्वल टू म्यू साइन आर, ऐसे लिखते हैं। अब देखिए म्यू का वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है, म्यू जनरली दिया रहता है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है म्यू, और म्यू नॉट भी दिया हुआ है, आई नॉट अगर बढ़ाते हैं हम लोग तो आर बढ़ता है, अब आर बढ़ेगा तो थीटा घटेगा, क्योंकि इस फोटो में देख रहे हैं थीटा प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री है, फोटो में देख रहे हैं कि थीटा प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 90 माइनस आर हुआ। तो और हम लोग देख रहे हैं कि आई बढ़ाते हैं तो आर बढ़ता है, आर बढ़ेगा तो थीटा घटेगा, ये एंगल कम होते जाएगा। ये पता चला हम लोगों को, अगर आई नॉट बढ़ाएंगे तो आर तो हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है, आर बढ़ जाएगा तो ये एंगल दोनों मिला के 90 होना है, ये बढ़ा दिए तो ये कम होगा, तो थीटा डिक्रीज करते जाएगा। तो आप जैसे जैसे आई बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे एंगल कम होते जाएगा,
तो वो एंगल कम होना चाहिए। तो इतना आई के मैक्सिमम वैल्यू कितना ले सकते हैं 90, तो यहां से यहां तक ही ले सकते हैं आई, तो आई मैक्सिमम 90 ले सकते हैं। आई मैक्सिमम रखने के बावजूद थीटा इतना कम हो कि वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तब TIR हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि आई का वैल्यू हम लोग मैक्सिमम रख दें, मतलब 90 डायरेक्ट रख दें, फिर भी जो थीटा कम से कम जो थीटा हो वो थीटा से क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, क्रिटिकल एंगल को थीटा C बोलते हैं, उससे ज्यादा हो, तब जाके TIR वहां पे होगा। तो फाइनल निष्कर्ष हम लोग ये देखे, इतना ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये पता चला, ये सब क्या देखे कि I0 बढ़ाने से R बढ़ता है, R बढ़ेगा तो ये दोनों मिला के 90 है, R बढ़ने लगेगा तो ये कम होने लगेगा। तो इतना कम होना चाहिए कि ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही रहे, और तब जाके यहाँ पर रे रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो हम लोग डिस्कशन में लिखे कि फॉर I0 इक्वल टू 90, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी, मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी। तो I0 90 रख करके R निकालिए और फिर थीटा निकालिए, वो थीटा थीटा सी से बड़ा होना चाहिए, वो थीटा क्या होना चाहिए, थीटा सी से बड़ा होना चाहिए जब I0 90 रखे तब। तो एक तरफ हम लोग कंडीशन देख लिए, I0 90 रखे तो यहाँ म्यू नॉट एयर का 1 था, तो स्नेल्स लॉ से हम लोग इस वाला यही स्नेल्स लॉ है उसमें रख दीजिए वैल्यू, म्यू नॉट का वैल्यू 1 रख दिए, साइन I0 90 रख दिए, म्यू साइन R रख दिए, तो साइन R का वैल्यू हम लोग को आ गया 1 बाय म्यू, साइन R का वैल्यू कितना आ गया 1 बाय म्यू। और हम लोग जानते हैं 1 बाय म्यू इक्वल टू साइन थीटा सी होता है, तो R थीटा सी के बराबर होगा। और यहाँ पे क्या कंडीशन लिखे थे कि भाई थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी TIR के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट ए पे TIR होना है, तो थीटा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अब इसमें दोनों तरफ R अपने मर्जी से जोड़ दीजिए, धीरे धीरे आई तक पहुंचना है हमको, R जोड़ दिए, इधर भी R जोड़ दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस फोटो से देख रहे हैं R प्लस थीटा 90 है, यहाँ R प्लस थीटा 90 कर दिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू R प्लस थीटा सी हो गया। अब R को उधर ले चलते हैं, हम R को उस साइड ले चलते हैं, R को उस साइड ले चलते हैं, R को उस साइड ले चलते हैं, तो ये हो गया 90 माइनस R ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी। अब साइन में एंगल बढ़ने से वैल्यू बढ़ता है, इसलिए साइन दोनों तरफ ले सकते हैं, इनइक्वालिटी नहीं चेंज करेगा, साइन थीटा सी। तो ये हो गया cos R ग्रेटर देन साइन थीटा सी, cos R ग्रेटर देन साइन थीटा सी। अब cos R को हम लोग बोलते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ग्रेटर देन साइन थीटा सी। अब स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, तो 2 बड़ा है 1 से तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, या 5 बड़ा है 3 से तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, तो इन स्क्वायर थीटा से। अब साइन स्क्वायर R हो गया हमारा 1 बाय म्यू स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाय म्यू स्क्वायर। और साइन थीटा सी हम लोग जानते हैं 1 बाय म्यू होता है डेफिनेशन से, क्रिटिकल एंगल के डेफिनेशन से, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल ये जानते हैं साइन थीटा सी 1 बाय म्यू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय म्यू स्क्वायर हो गया। तो अब ये उधर जाके ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय म्यू स्क्वायर, 1 बाय म्यू स्क्वायर 2 बाय म्यू स्क्वायर हो गया, म्यू स्क्वायर उधर लेते चले गए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, दिस इंप्लाइज म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2 हो गया। तो म्यू मिनिमम कितना चाहिए, रूट 2 चाहिए सिलेंडर, एंड ग्रेटर देन रूट 2 चाहिए, तो रे एकदम बाहर नहीं जाए उसके लिए म्यू ग्रेटर देन रूट 2, मिनिमम रूट 2 चाहिए। तो सिलेंडर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर रूट 2 रख देंगे तो आई का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते जाएगा, 90 करते जाती एंगल कम होते जाए, कम होने के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकलेगा, एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रहने से बाहर नहीं निकलता, तो ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही रहेगा। रूट 2 से अगर ज्यादा वैल्यू इसका रखते हैं कुछ भी थोड़ा सा भी, तो एंगल अगर आप 90 से कम रखते हैं तब तो R कम होगा, तब तो ये ऑटोमेटिकली क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। अगर इसको बढ़ाते हैं तो R ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, कम होने के बावजूद जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही रहेगा, रे वापस आ जाएगा।
तो म्यू का वैल्यू √2 से ज्यादा रखना होगा, तब सिलिंड्रिकल सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा लाइट रे। जितना भी बताया ये समझ में आया कहानी? यस और नो? जो बताया वो समझ में आया? यस और नो? यस। एक और क्वेश्चन हम दे देते हैं, तुम होमवर्क के लिए अपने से करना, फिर छोड़ दें। एक क्वेश्चन और दे देते हैं इसी तरह से TIR पे होमवर्क के लिए, इसको देख लो। इसी तरह का एक और क्वेश्चन दे देते हैं। ये मुजवानी ये क्वेश्चन जो अभी बताए हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्ट याद रखेगा। सिलिंड्रिकल सरफेस है, म्यू √2 से ज्यादा रखेंगे उसका तो TIR होगा, कर्व सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा लाइट में, कर्व सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा लाइट में, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू √2 रखने पे, है ना? TIR हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन एक और दे रहे हैं, उसी तरह से सिलेंडर टाइप का ही है। देखो एक क्वेश्चन और देखो, अपने से करके इसको आना। देखो ये लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा, इसमें दिया हुआ है लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल, जनरल वैल्यू दिया है एंगल थीटा, कुछ नाम दे दिया, विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस on one plane end, on one plane end of cylinder of a transparent cylindrical fiber, of a transparent cylindrical fiber, transparent cylindrical fiber, cylindrical fiber, cylindrical fiber of refractive index mu equal to √1.25, 5/4 है रूट। अब क्वेश्चन डिटरमिन द मैक्सिमम वैल्यू, determine the maximum value, determine the maximum value of theta, maximum value of theta, वही एंगल पूछ रहा है, मैक्सिमम कितना रखेगा तुम, सो दैट म्यू का वैल्यू दिया हुआ √2 नहीं दिया, √1.25 कर दिया। अभी तुम देखा था सिलेंडर के केस में √2 रखते हैं तो कोई भी लाइट रे एंट्री करेगा 90 डिग्री तक तो वो कर्व सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन √2 से कम कर दिएगा, रूट के अंदर में 2 नहीं है, 1.25 है। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा निकालिए, सो दैट द लाइट एंटरिंग द रॉड, does not come out, एंगल बढ़ाएगा तो निकल जाएगा बाहर, कम आउट ऑफ द कर्व सरफेस। तुम अभी देख चुका है, अभी सिलेंडर वाला हम बता चुके थे, √2 से ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, ये तो √2 से कम है, 1.25 है। तो इस तरह का सिलेंडर एक दिया हुआ है तुमको, और इससे कर्व सरफेस से लाइट रे बाहर नहीं निकले, ये कंडीशन पूछ रहा है, लेकिन म्यू इसका √2 नहीं है, √1.25, और यही एक्सिस है, ये नॉर्मल हुआ, ऐसे लाइट रे एंट्री मार रही, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, तो लाइट रे इधर जाना चाहिए था, लेकिन कर्व सरफेस में नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी ऐसे। अब यहां से TIR हो जाए, TIR होके इस तरह से जाएगा, कर्व सरफेस से बाहर नहीं निकले, TIR हो जाए, ये क्वेश्चन कह रहा है ना, कर्व सरफेस से TIR हो जाए, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया तुम्हारा, ये एंगल थीटा मान लेगा उसी तरीके से जैसे बताए थे, ये बड़ा ग्रेटर देन θc होना चाहिए, तो फोटो बना दिए, म्यू इक्वल टू 1.25 दिए, बोला कर्व सरफेस से लाइट रे बाहर नहीं जाए, तो उसके लिए कितना एंगल मैक्सिमम आप रख सकते हैं ताकि कर्व सरफेस से बाहर नहीं जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? तो ये थीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ताकि यहाँ पे TIR हो जाए, ये पॉइंट का नाम ये दे दिए TIR, कर्व सरफेस से बाहर नहीं जाए। तो तुम जानता है कि √2 रखते हैं तब तो यहाँ 90 भी कर देंगे, ये एंगल उठा के 90 भी कर देंगे तो भी नहीं जाएगा बाहर, कर्व सरफेस से बाहर नहीं निकले, लेकिन ये √2 से कम है, तब तो ज्यादा एंगल करेंगे तो भाई किसी एंगल पे बाहर जा सकता है यहाँ से,
वो कितना मैक्सिमम एंगल डालेगा यहाँ पे ताकि वो बाहर नहीं जाए। ये क्वेश्चन बना के लाना होमवर्क अगले क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना जी? यस और नो? कौशिक, तनुश्री, प्राची, इसका नाम बोले वो रिप्लाई ही नहीं दे रहा है। यस, ठीक है, इसको बना के आइएगा। यस, इसको बना के आइएगा, ठीक।